नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मींस सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट दिस क्वेश्चन इज ट्रायल बैलेंस इज नॉट गिवन। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने में हमें नॉलेज होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के बारे में। तो ये सारे डेबिट बैलेंसेस में आएंगे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डेटर्स, मशीन, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, फर्नीचर, रेंट, कैरेज इनवर्ड, कैश बैलेंस, ऑफिस एक्सपेंस, पेटेंट्स एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। क्रेडिट बैलेंसेस में सेल्स, क्रेडिटर्स, 10% लोन ऑफ पी, बैड डेट्स रिजर्व, रेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, डेबिट बैलेंसेस का जो टोटल है वो है 5,41,000 and credit side balance is total is 3,31,000. So there is missing item on credit side, credit balances. हमें क्वेश्चन के टाइटल में दिया गया है कि the balances of ledger account other than capital and reserve is as follows, यानी कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के बाकी सारे लेजर बैलेंसेस दिए गए हैं। इसलिए क्रेडिट साइड जो मिसिंग पार्ट है वो कैपिटल और रिजर्व है और उनका प्रपोर्शन इंटरनली 4:1 का है। डेबिट साइड जो बैलेंसेस है लेजर बैलेंसेस उसका टोटल है 5,41,000 और क्रेडिट साइड बैलेंसेस का टोटल है 3,31,000। 5,41,000 माइनस 3,31,000 डिफरेंस इज ऑफ 2,10,000। 2,10,000 रुपए का डिफरेंस है and that difference is to be split into two parts, capital and reserve. Proportion is 4:1. So 2,10,000 into 4/5 is amount of capital 1,68,000 and 2,10,000 into 1/5 amount is 42,000 for reserve. In this way this trial balance is get tallied. तो इस तरह से पहली रिक्वायरमेंट है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। उसके साथ साथ अब यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट दिया गया है। तो ट्रायल बैलेंस की जो सारी आइटम्स है उसको यहाँ पे फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट में यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में प्लेस किया गया है विद द यूज ऑफ दिस ब्लैक पेन। नाउ वी विल डिस्कस एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसमें सारे एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे जो रेड पेन से यहाँ पे मेंशन किए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 80,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स हमें दिया गया है 80,000 जिसमें मार्केट वैल्यू ऑफ 10% गुड्स इज 20% लेस एंड गुड्स ऑफ 10,000 हैज रिपेयर्स ऑफ ₹1,000। तो सबसे पहले इसके लिए वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे। वर्किंग नोट इज फॉर क्लोजिंग स्टॉक। टोटल स्टॉक इज ऑफ 80,000, उसमें से जो 10% गुड्स है 8,000 उसकी वैल्यू 20%, 8,000 का 20% यानी हुआ 1,600, वो लेस है इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू हुई 6,400। तो जो फर्स्ट लॉट ऑफ गुड्स है उसकी बुक वैल्यू है 8,000 और मार्केट वैल्यू है 6,400। एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल द लीस्ट वैल्यू इज टू बी टेकन फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये लॉट में 6,400 लीस्ट वैल्यू है। दूसरा जो लॉट ऑफ गुड्स है उसकी वैल्यू है 10,000 और उसके अंदर 1,000 रुपीज की रिपेयर्स की रिक्वायरमेंट है यानी उसकी मार्केट वैल्यू है 9,000। एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रिमेनिंग स्टॉक को मेंशन करना। 80,000 में से 8,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली दो लॉट ऑफ गुड्स के लिए मार्केट वैल्यू की इंफॉर्मेशन है। रिमेनिंग 62,000 के गुड्स के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इट इज इंप्लाइड दैट बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम। तो खास स्टॉक वैल्यूएशन के लिए ये रिमेनिंग 62,000 को कंसिडरेशन में लेंगे। तो टोटल जो स्टॉक होगा वो 6,400 प्लस 9,000 प्लस 62,000 एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 77,400। तो ये पहले क्लोजिंग स्टॉक की हम फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 77,400 एंड इट्स सेकंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 77,400। Next adjustment is about goods distributed as free samples of 5,000 which is not recorded. Now its journal entry is advertisement to purchase. तो इसकी दो इफेक्ट आएगी, एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में प्लस होगा क्योंकि वो एक्सपेंस इंक्रीज होगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 5,000 ऐड करेंगे सो 6 + 5 टोटल एक्सपेंस होगा एडवर्टीजमेंट का 11,000। सेकंड इफेक्ट परचेज में से माइनस होगा इसलिए यहाँ पे परचेज में से बाय वे ऑफ डिडक्शन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स 5,000 को माइनस करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ऑफ 6,000 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करना है, एक ट्रांजेक्शन गलती से बाय मिस्टेक रॉन्ग बुक में चला गया है और वो रॉन्ग बुक है सेल्स बुक। सेल्स बुक की एंट्री होती है डेटर टू सेल्स यानी डेटर भी इंक्रीज होता है, सेल्स भी इंक्रीज होता है क्रेडिट सेल्स की वजह से। दिस ट्रांजेक्शन बाय मिस्टेक रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक
फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एलिमिनेट द ट्रांजेक्शन फ्रॉम बोथ दिस अकाउंट्स, डेटर्स एंड सेल्स। इसलिए सेल्स में से माइनस होगा रॉन्गली रिकॉर्डेड 6000 एज वेल एज यहाँ पे डेटर्स में से माइनस होगा 6000। अब यहाँ पे एलिमिनेट होने के बाद ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस इट इज गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, एंट्री इज ड्रॉइंग्स टू परचेज, यानी ड्रॉइंग्स में आएगा, यानी कैपिटल में से माइनस होगा 6000 एंड देन परचेज में से माइनस होगा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 6000। अब यहाँ पे एक ऑल्टरेशन को समझना है। बाय चांस यहाँ पे गुड्स की सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दिया होता, जैसे कि गुड्स कॉस्टिंग 4000 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज क्रेडिट सेल फॉर 6000। अगर 4000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स के लिए 6000 की सेलिंग प्राइस से सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ है, तो जो एलिमिनेशन हम करते हैं सेल्स में से और डेटर्स में से माइनस जो करते हैं वो 6000 ही माइनस होगा। लेकिन जो एंट्री है आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स की, यानी 4000 की गुड्स विड्रॉन की, उसके लिए 4000 यहां से माइनस होगा और कैपिटल में से भी 4000 माइनस होगा। तो खास ध्यान ये रखना है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इफ बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक और वैल्यू में डिफरेंस है, तो जो सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड हुआ है वो सेल्स और डेटर्स में से माइनस होगा, और जो कॉस्ट प्राइस है वो अकॉर्डिंगली परचेज में से माइनस होगा और यहां से कैपिटल में से माइनस होगा, बिकॉज वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट उसी में बोला गया है, अनरिकॉर्डेड परचेज इज ऑफ ₹4000। तो अनरिकॉर्डेड परचेज की एंट्री होगी परचेज टू क्रेडिटर, जिसके लिए हम परचेज में प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज 4000 और क्रेडिटर में वैल्यू एडिशन होगा 20 + 4 टू मेक इट 24000 फॉर बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 3000 पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2015। अब इसके लिए हमें वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम में टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट है 9000। 9000 is split into two parts. There are two different insurance, 6000 and 3000। क्योंकि हमें क्वेश्चन में 3000 की अमाउंट पे एडजस्टमेंट दिया गया है, तो ऑल ओवर इंश्योरेंस प्रीमियम 9000 में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करना है। 3000 की जो अमाउंट है सेकंड इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ऐसे चांसेस रहते हैं कि हमने मल्टीपल इंश्योरेंस लिए हो, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फायर हुआ, थेफ्ट के लिए, या कोई नेचुरल कैलामिटीज के लिए हमने इंश्योरेंस लिया है, तो उन सब में ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है जिसका टोटल प्रीमियम 9000 है। उसमें से 3000 का एक प्रीमियम 30 जून 2015 को कंप्लीट हो रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा प्रीपेड का एडजस्टमेंट होता है, इसलिए हमें ये देखना है कि ईयर एंड डेट के बाद कितना टाइम पीरियड एक्सटेंड हुआ है। ईयर एंड डेट है 31 मार्च 15 एंड प्रीमियम इज पेड अप टू 30 जून 2015, सो 3 मंथ प्रीमियम इज पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलवेज पेड फॉर 12 मंथ्स, सो मंथ्स और रुपीस की यहाँ पे वर्किंग नोट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए। 12 मंथ के लिए प्रीमियम 3000 है, तो 3 मंथ के लिए कितना होगा, तो यहाँ पे 3000 इंटू 3/12 करने पे 750 इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। कैलकुलेशन भले हम यहाँ पे 3000 पे करेंगे, लेकिन माइनस करना है हमें जो ओरिजिनल इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट है, क्योंकि टोटल एक्सपेंस 9000 है, उसमें से 750 माइनस करके आउटर कॉलम 8250 इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटिंग टू करंट ईयर। अब ये जो माइनस किया है प्रीपेड इंश्योरेंस, इट इज शोन एज एन असेट ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, प्रीपेड इंश्योरेंस 750। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो है डेटर्स के लिए। डेटर्स ऑफ 10,000 डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड फाइनल डिविडेंड, द ऑफिशियल रिसीवर हैज डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड ऑफ 80 पैसे इन अ रूपी, और उसके साथ हमें बोला गया है कि प्रोवाइड बैड डेट्स रिजर्व एट 5%। नाउ दिस इज टेक्निकल एडजस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एडजस्टमेंट जब डेटर्स के ऊपर बैड डेट्स रिजर्व DRD का एडजस्टमेंट हो, तो पहला काम करना है डेटर्स को रेक्टिफाई करना अगर कोई एरर है, मीन्स रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स, रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न और अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। इसमें से ये क्वेश्चन में रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स का जो एडजस्टमेंट था उसको हमने पहले एग्जीक्यूट किया 6000 का, इसलिए अब हमारे पास रेक्टिफाइड अमाउंट ऑफ डेटर्स है 94,000। रेक्टिफाइड अमाउंट ऑफ डेटर्स इज 94,000। नाउ आउट ऑफ 94,000 डेटर्स, one debtor of 10,000 is declared insolvent and his official receiver has declared final dividend of 80 पैसे in a rupee. Usual process इसमें ऐसा होता है कि whenever a person is declared insolvent, a person is appointed by court, official receiver or assignee is appointed by court, that person takes possession of all the assets of the defaulter, उसकी सारी assets को possession में लेके वो sell off करता है, and then pari passu rate is decided for the payment of liabilities. हमने यहाँ पे एक नोशनली वैल्यूज जनरेट की है
कि 70,000 रुपीज की अगर लायबिलिटी हो और 56,000 के असेट की रिकवरी हो तो 80 पैसे इन रुपी, इस तरह से स्केल डिसाइड किया होगा। ये एक आर्बिट्री फिगर से हमें समझना है कि 80 पैसा इन रुपी यानी हर 1 रुपए की लायबिलिटी के सामने 80 पैसे का फाइनल सेटलमेंट ऑफिशियल रिसीवर ने डिक्लेयर किया है, जो कि हमारे डेटर के लिए हुआ है। यानी हमारा जो डेटर है 10,000 का, उसमें से 80 पैसे हमें मिलेंगे, 20 पैसे बैड डेट्स होगा। तो 10,000 के डेटर्स के दो पार्ट, 80 पैसे 20 पैसे या 80% 20% के हिसाब से 80% is 8,000 receivable amount. This amount is decided by official receiver, so there is no doubt about this amount. Confirm amount है कि 8,000 मिलने वाला है, and 2,000 is to be written off by way of bad debts. तो डेटर्स में से हम यहाँ पे पहले बैड डेट्स माइनस करेंगे 2,000 and it will be part of TET format in this profit and loss account, BD, BD, BDR, BDR, जिसमें BD adjustment की अमाउंट है 2,000. Now important point is bad debts reserve is to be provided 5%. Most of student makes commit error at this stage कि वो 92,000 का 5% BDR निकालते हैं, लेकिन वो गलत ट्रीटमेंट होगी। जब भी कोई क्वेश्चन में डेटर की इंसॉल्वेंसी के साथ BDR का एडजस्टमेंट दिया हो तब हमें उस डेटर को अलग कर लेना है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंसी का केस है, उसमें से जो रिसीवेबल अमाउंट है वो और जो बैड डेट्स है वो, ये दोनों बात श्योर हो चुकी है, इसलिए जो डाउट है वो रिमेनिंग डेटर्स के ऊपर होता है। इसलिए 94,000 के रेक्टिफाइड डेटर्स में से 10,000 के डेटर्स को अलग करके ये प्रोसेस किया, इसमें से 2,000 के बैड डेट्स राइट ऑफ हुए। अब जो रिमेनिंग डेटर्स है 84,000 के, उसका 5% वो डाउटफुल डेट्स है, इसलिए 84,000 का 5% 4,200 टू बी रिटर्न ऑफ बाय वे ऑफ बैड डेट्स रिजर्व। तो बैड डेट्स रिजर्व 4,200 ऑब्वियसली -92 में से होगा, लेकिन कंप्यूट करना है 84,000 की अमाउंट रिमेनिंग डेटर्स के अमाउंट पे। और ऐसा जब कॉम्बिनेशन आएगा कि डेटर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट और उस क्वेश्चन में BDR पूछा होगा, तब इस तरह से ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। 4,200 माइनस करके आउटर कॉलम नेट अमाउंट ऑफ डेटर्स इज 87,800। सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ BDR TA80 फॉर्मेट में 4,200, तो ये दो प्लस होगा, टोटल 6,200 माइनस 6,000 इज BDR ट्रायल बैलेंस, सो आउटर कॉलम अमाउंट आएगा 200। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, 20% नॉर्मल एडजस्टमेंट है। मशीन की वैल्यू है 2 लाख, उसका 20% 40,000 डेप्रिसिएशन असेट में से माइनस होगा, सो आउटर कॉलम अमाउंट विल बी 1,60,000 एंड इट्स सेकंड इफेक्ट इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 40,000। Next adjustment is patents revalued at 17,000. Patents revalued at 17,000. तो पेटेंट्स की जो बुक में वैल्यू है वो 20,000 है और उसका रिवैल्यूएशन है 17,000। एसेट्स में जो रिडक्शन है उसकी टर्म स्पेसिफिक होनी चाहिए, जैसे टेंजिबल एसेट्स हुई, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स, उसमें जो रिडक्शन है रेगुलर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट, इट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। दिस इज केस ऑफ intangible asset like goodwill, patent, trademark, copyright. Whatever reduction is made in intangible asset, it is termed as amortization. So these patents are amortized by 3,000. 20,000 की एसेट में 3,000 कम हुआ है, इसलिए आउटर कॉलम 17,000, हमें बोला गया है कि 17,000 एसेट का रिवैल्यूएशन है। तो जो भी अमोर्टाइज्ड वैल्यू है 3,000, जो हमने रिड्यूस किया है, दैट रिड्यूस पार्ट विल बी debited to profit and loss account as a normal revenue expense. So patents amortize 3,000. Next है ऑफिस सैलरी ऑफ 1,500 is outstanding, और क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि इट इज इंक्लूडेड इन ऑफिस एक्सपेंस, बट इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, होना चाहिए इट टू बी इंक्लूडेड इन ऑफिस एक्सपेंस। इट इज टू बी इंक्लूडेड इन ऑफिस एक्सपेंस, यानी अब जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसे हमें ऑफिस एक्सपेंस में इंक्लूड करना है। कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो, इट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस, तो उस एक्सपेंस में प्लस किया जाएगा। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी एडेड टू ऑफिस एक्सपेंस, सो आउटर कॉलम अमाउंट इज 21,500 एंड इट्स सेकंड इफेक्ट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, इतने एक्सप्रेस एडजस्टमेंट थे। नाउ इम्प्लाइड एडजस्टमेंट में वी हैव टू डिफरेंट कैलकुलेशन, वन इज 10% लोन एंड सेकंड इज रेंट। रेंट इज पेड पर मंथ 1,200, पर मंथ 1,200 का रेंट है, और जो रेंट पे किया गया उसकी अमाउंट है 12,000। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं 1,200 इंटू 12 मंथ्स, टोटल पेएबल अमाउंट फॉर रेंट इज 14,400 एंड पेड अमाउंट इज 12,000। सो आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 2,400, जिसको हम रेंट में प्लस करेंगे
तो रेंट पेड प्लस आउटस्टैंडिंग 2400 इसलिए टोटल अमाउंट 14,400 एंड इट्स सेकंड इफेक्ट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग रेंट 2400. लास्ट जो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है वो 10% लोन ऑफ पी. द लोन इज प्रोक्योर्ड बोरोड ऑन 1/10/14. This accounting year starts from 1st April 14 ends on 31st March 2015. तो ये ईयर के इंटरमीडिएट डेट पे 1/4/14 से 31st मार्च 15 में इंटरमीडिएट डेट 1/10/14 को ये लोन बोरो किया गया है. तो 1/10/14 टू लास्ट डेट 31st मार्च 15 तक 6 month interest to be computed on this loan. 50,000 is the amount of loan, 10% is the rate of interest and time lag for interest is 6 month. So 6/12 करने पे 2500 is interest payable on loan. अब interest के नाम पे यहाँ पे हमारे पास जो डेबिट बैलेंस इसका लिस्ट है उसमें कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट के अमाउंट यहाँ पे नहीं है. लेकिन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 2500, इसलिए इंटरेस्ट के अमाउंट आउटर कॉलम यहाँ पे आएगा 2500 and this outstanding interest is a liability, so will be shown on the liability side of balance sheet by way of outstanding interest on loan. तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है. आफ्टर दैट फाइनलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें क्रेडिट साइड टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज 3,21,400 एंड डेबिट साइड टोटल इज 1,27,000. सो इनकम इज मोर कंपेयर टू एक्सपेंस. डिफरेंस is termed as gross profit, which is transferred to P&L account, and gross profit P&L account credit side transfer from trading account. तो trading account से यहाँ profit and loss account में transfer होगा. gross profit amount is 1,94,400. then finalization of this profit and loss account, its credit side total is 1,99,400 and expenses का total है यहाँ पे 1,02,850. So income is more compared to expense. Difference is traced at 96,550 and it is final profit of the business known as not net profit. Net profit will be credited to partners capital account. इसलिए P&L में डेबिट करके यहाँ पे कैपिटल में प्लस किया जाएगा. नेट प्रॉफिट 96,550. तो ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स करके 2,58,550 इज फाइनल अमाउंट. क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट आएगी ईयर एंड डेट पे 31st मार्च 15 पे 2,58,550 क्लोजिंग कैपिटल. विद दैट जो रिमेनिंग आइटम्स है उसको हम एड ऑन करेंगे दोनों साइड पे, एसेट और लाइबिलिटी साइड पे. सो फाइनली बैलेंस शीट का टोटल हमें मिलेगा 3,80,950. तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14. अब ये क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें कंसिडर करने हैं. एक है क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रिपेयर दिस ट्रायल बैलेंस एंड रिमेनिंग क्रेडिट बैलेंस इज टू बी ट्रेस्ड आउट. दिस बैलेंस डिफरेंस इज 2,10,000 and there are two balances missing, capital and reserve. Internal proportion is 4:1. So to be split into two parts, capital amounted to 168 and reserve is 42,000. ये दोनों हमने यहाँ पे शो किया था, कैपिटल और रिजर्व. तो कैपिटल एंड रिजर्व 42,000 यहाँ पे बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा. सेकंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इज अबाउट दिस डेटर्स. First of all, we need to rectify the amount of debtors. Then from rectified debtors, the debtor who is been declared insolvent to be separated. उसमें से receivable और bad debts के amount को अलग करके पहले हमने bad debts को minus किया. Then remaining debtors, जो doubtful debtors है, उनके ऊपर हमें bad debts चीजों का calculation करके उसे minus करना है. Compute करना है 84,000 पे और minus होगा 94,000 में से, 92,000 में से. ये हमें याद रखना है. तो ये दो important adjustment के साथ ये last question था. Further technical adjustments we will discuss in the next session. Thank you.